वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएससी क्लासेस पे। दोस्तों, पॉलिटी की जो श्रृंखला चली थी उसमें अभी पहले वीडियो के अंतर्गत आपको मूल अधिकार के टॉपिक पे हमने कुछ मूल अधिकारों की बात की थी। उसी सफ़र को आज आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम अपने मूल अधिकारों के टॉपिक को कवर करके दोस्तों पिछले टॉपिक से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मूल अधिकारों की। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके आप जरूर देखेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसी के आगे का वीडियो है ये, यानी कि आप एक तरह समझ सकते हैं कि ये पार्ट 2 है, मतलब ये उस वीडियो का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो आप कुछ महत्वपूर्ण मूल अधिकारों को नहीं देख पाएंगे, उन्हें नहीं समझ पाएंगे और फिर परीक्षा में आमूल चूल भूल कर बैठेंगे आप। तो अनुच्छेद 22 तक का सफर उस वीडियो में तय हो चुका था। अनुच्छेद 22 के बाद हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ यानी कि अनुच्छेद के तीसरे भाग में पहुंच जाते हैं और हमारा तीसरा भाग अनुच्छेद 22 से शुरू होता है। जैसा कि अगर पिछले वाले का रिव्यू देखें तो तीसरा वाला जो हमारा भाग है अनुच्छेद मूल अधिकारों का जो तीसरा प्रकार होता है, ये कैसा होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। मतलब यदि कोई आपका किन किन आधार पे किसी भी भारतीय नागरिक का शोषण नहीं हो सकता है, उसके बारे में इस मौलिक अधिकारों में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और उन अनुच्छेदों में क्या बातें की गई हैं उन पे हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद आता है वो है अनुच्छेद 23। क्या है? अनुच्छेद 22 तक का सफर हो गया था तो आर्टिकल 23। अब आर्टिकल 23 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लिए कि ये शोषण के विरुद्ध है, तो इसमें जो भी आर्टिकल होगा किसी न किसी शोषण को डिनाई करेगा। ठीक, किसको डिनाई करेगा? किसी न किसी शोषण को डिनाई करेगा। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव व्यापार मानो मनुष्यों की खरीद फरोख्त नहीं होगी। मानव व्यापार व बलात् श्रम निषेध। इसी में एक चीज आ जाती है बंधुआ। इसी में एक चीज और प्रश्न पूछ लेता है, बंधुआ मजदूरी। एक चीज आ जाता है खानदानी गुलाम। अभी एक्सप्लेन करेंगे प्रत्येक को। और इसमें एक परीक्षा में पूछने के लिए एक और इस्तेमाल करता है, इसमें कहते हैं इसको गुलाम या दास। अब यहां देखिए, अनुच्छेद 23 कहता है कि हम मनुष्यों का व्यापार नहीं होगा, माने आप किसी भी मनुष्य का क्रय या विक्रय नहीं कर सकते। क्रय विक्रय निषेध है। तो क्रय विक्रय निषेध है, इसका मतलब आप किसी को खरीद के उसे अपना गुलाम नहीं बना सकते हैं या उसे अपना दास नहीं बना सकते हैं। यहाँ खानदानी गुलाम का मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति को आप खरीदें, उस व्यक्ति ने से आपसे गुलामी करवाई, फिर उसके अगले बच्चे से, उसके अगले बच्चे से, जैसे बाहुबली में कटप्पा माहिष्मती साम्राज्य का। तो उस तरह की चीज़ों को भारतीय संविधान पूरी तरह से डिनाई करता है। तीसरी बात कि कुछ किन्हीं कारणोंवश अगर आप किसी एक परिवार को अपने मजदूरों के रूप में यूज करते हैं, यानी कि जबरदस्ती उनसे श्रम करवाते हैं, तो इसका भी उन्मूलन अनुच्छेद 23 में किया गया। यानी कि बंधुआ मजदूरी उन्मूलन। बालात श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती श्रम करवाना। तो इस चीज का क्या किया गया? इन चीजों को निषेध किया गया। किसमें? आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में क्या किया? इन चीजों को निषेध कर दिया गया कि आप इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं करवा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि मानव व्यापार या बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया, तो क्या होगा आंसर? आर्टिकल 23 में होगा। क्या होगा? आर्टिकल 23 में होगा। अब अगले अनुच्छेद पे चलते हैं, 24। क्या? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या डिस्क्राइब करता है? यानी कि आर्टिकल 24 में क्या बताया जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि पर संकटमय क्षेत्रों में नियोजन को निषेध करता है। मतलब ये क्या कहता है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को, कम आयु के बच्चों का कार्य निषेध। अच्छा, अब ये जो कार्य निषेध करता है, ये कार्य कहाँ कहाँ निषेध करता है? ये कहता है कारखाने में। कहाँ? कारखाने में।
भट्ठों पर या संकट की परिस्थिति जहां पे हो, क्या हो, संकटमय परिस्थिति, ऐसी किसी भी जगह पे आप किसी 14 वर्ष से कम बच्चों को नौकरी पे नहीं रख सकते हैं। यानी कि बाल सुरक्षा से कौन संबंधित है? 24। किससे? बाल श्रम से कौन जुड़ा हुआ आर्टिकल है? तो आर्टिकल 24। ठीक, बच्चों का अधिकार कौन सा माना जाएगा? बच्चों का आर्टिकल 24। ठीक है, ये दोनों चीज ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। बाल श्रम का निषेध किया गया है किसमें? तो आर्टिकल 24 होगा। बच्चों का मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार के रूप में किसको माना गया है? आर्टिकल 24 होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे कि किसमें क्या बताया गया है। अब इसके आगे देखते हैं, ये अब भाग 4 में चलेंगे, धर्म की स्वतंत्रता। क्या नाम है इस भाग का? धर्म की स्वतंत्रता। जो पिछला स्लाइड अभी आपने देखा है उसको आप एकदम कंठस्थ रखेंगे, फोटो खींच के रख लीजिए अपने आंखों में, झील सी गहरी आंखों में तस्वीर बना के रख लो। तुम प्रश्न आएगा परीक्षा में गलत मत कर देना, तुम ध्यान से इसको समझ लेना। 23-24 जरूर पूछ लेता है, अब पूछ लेता है कंफ्यूजन में गलती कर देते हो, फिर आप कहते हो कि सर जी गड़बड़ा गया, तो वो वाला फिर रिपीट नहीं करना है। तो आर्टिकल, एक एक आर्टिकल को देखते चलेंगे इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करें आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के अंतर्गत क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है किसका? अपने धर्म के प्रचार का। मतलब आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का आप प्रचार कर सकते हैं। ठीक, अब इसी आर्टिकल से क्या मिलता है? सिखों को कृपाण का अधिकार मिलता है। किसको? जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने कृपाण को धारण कर सकते हैं। सिखों को किसका अधिकार मिलता है? कृपाण का अधिकार मिलता है। इसी अनुच्छेद से, धर्म के प्रचार से ही सिखों को कृपाण का अधिकार मिलता है। ठीक, फिर आर्टिकल 26 क्या कहता है? मतलब 25 में तो धर्म का प्रचार कर लीजिए, और 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों की प्रबंधन। क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। मतलब जो आपके धार्मिक कार्य हैं, अपने धर्म से संबंधित जो कार्य हैं उसका प्रबंधन करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? ठीक, अनुच्छेद 27, फिर 28, फिर 29, फिर 30, ऐसे करते करते अनुच्छेदों की जो श्रृंखला इसके अंतर्गत आती है, इन सारों को क्या है? ये सारे उसी के अंतर्गत आते हैं। किसके? धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही ये सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे। अब देखते हैं कि इसके अलावा अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो जो एकाक और इसके मतलब मूल अधिकारों के जरूरी अनुच्छेद हैं उनको भी ऐसे सरफेस देखते हुए निकलते हैं। उनसे जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं उनको देखते हुए और उनको समाहित करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले एक चीज देखें कि पूछता है इस समय का जो सबसे हॉट टॉपिक है अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यकों के अधिकार। अब अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद आ रहे हैं उनको भी आप देखते जाइएगा और साथ साथ में नोट जरूर करिएगा, नहीं तो भूल जाएगा। ठीक, अब अल्पसंख्यकों के अधिकार के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो इसमें एक चीज आएगा आर्टिकल 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। मतलब आप अपने धर्म के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अगर आप अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आप उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? शिक्षण संस्थानों की स्थापना आप कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज और देख लीजिए कि भारतीय संविधान, मैंने आपको बताया था ना कि पहले कुछ और अनुच्छेद थे, बाद में कुछ और अनुच्छेद होगा। पिछले वीडियो में हमने इस पर बात की थी। तो एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन। कौन सा? 44वां संशोधन। अच्छा, अब ये संशोधन हुआ कब था? याद रखेंगे 1978 में ये संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। जैसे अभी जो आपके पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, पहले ये 7 होते थे। ठीक, इसमें क्या था? एक संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। ठीक, 7वां अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार। अब इस संपत्ति के अधिकार का क्या कर दिया गया? लोप कर दिया गया और इसको मौलिक अधिकार से हटा के 300 क में समाहित कर दिया गया। यानी कि अगर पूछेगा कि मूल संविधान में कितने थे तो मूल संविधान में 7 थे। फिर पूछ लिया अगर वर्तमान में कितने हैं तो वर्तमान में 6 हैं। किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कब हटाया गया? 1978 में हटाया गया। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका लोप कर दिया गया। ठीक, अब इसका लोप करने के बाद से इसको किस में जोड़ा गया? जैसे अगर किसी भी आप
इसको अनुच्छेद को हटाएंगे तो कहीं ना कहीं तो जोड़ेंगे ना, तो आखिर इसको जोड़ा किस में, तो इसको 300 क में इसको फिर से समाहित कर दिया, और 300 क में समाहित करने के बाद ये किसी भी प्रकार का मूल अधिकार नहीं रह गया, यानी कि मूल अधिकारों की श्रेणी से इसका विलोपन हो गया। तो आपसे ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से किसका मूल अधिकारों की श्रेणी से विलोपन हुआ है, तो आप याद रखेंगे संपत्ति के अधिकार का विलोपन हुआ। इसमें संविधान संशोधन और सन, इन दोनों को याद रखना अतिशय महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप आजकल मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न बन रहा है जिसमें आपको एक साथ 4-4 मिलाने के लिए आ जाता, वहां से ये काफी जरूरी हो जाएगा। अब संविधान की आत्मा का बात करते हैं, भूत प्रेत का बात नहीं करेंगे जी, डराओ नहीं, संविधान की आत्मा का बात करेंगे, यानी कि बात करेंगे अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको क्या माना है, संविधान की आत्मा माना है। क्या माना है, संविधान की आत्मा इस अनुच्छेद को। अब आखिर ऐसा इसमें है क्या, इस अनुच्छेद में ऐसा है क्या कि इसको संविधान की आत्मा माना गया है। तो ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 32, ये न्यायिक संरक्षण से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, न्यायिक। मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो शब्द आपको पेपर में लिखे हुए मिलेंगे, न्यायिक संरक्षण का। अब न्यायिक संरक्षण शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक, इसका मतलब होता है उच्चतम न्यायालय। कौन सा न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार, रीट जारी करने का अधिकार है। किसको, उच्चतम न्यायालय को क्या है, रीट जारी करने का अधिकार है। तो फिर आप पूछेंगे फिर हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार होगा, बिल्कुल है। ये कैसे रीट जारी करता है, ये आर्टिकल 226 के माध्यम से रीट जारी करता है। अब एक ऐसे ऊपर बस देख लेते हैं कि रीट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, जिससे ये पूरा टॉपिक हमारा समरअप हो जाए, ये मौलिक अधिकारों का ये पूरा टॉपिक समरअप हो जाए। इसलिए रीट को भी दे दे कि रीट का तात्पर्य सीधा सा है कि अगर पूछे कि रीट क्या है, तो रीट एक विशेष आदेश पत्र होता है जिसको उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जारी करती है। ठीक, उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के थ्रू जारी करता है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के थ्रू जारी करता है। रीट जारी करने में हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बड़ा होता है। अब हम बस ये देख लेते हैं कि रीट कितने प्रकार की होती हैं। रीट अगर देखें कि रीट कितने प्रकार की होती हैं, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक रीट आएगी आपकी, पहला, इसको क्या कहेंगे, बंदी प्रतिरक्षण। बंदी प्रतिरक्षण। अच्छा, अब बंदी प्रतिरक्षण रीट के अंतर्गत होता क्या है, ठीक, इसमें कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करिए। क्या करिए, गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करें। जैसे आप लोग एक सिनेमा देखेंगे, अभी साउथ की एक मूवी थी, उसमें हीरो था सूर्या, मूवी का नाम था जय भीम। आप लोग देखे होंगे जय भीम, अगर नहीं देखे जरूर देखिएगा। जय भीम इस मूवी का नाम था। इस मूवी में इसी आर्टिकल का प्रयोग करके गिरफ्तार किए हुए लोगों को वापस कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए एडवोकेट बना हीरो डिमांड करता। तो कौन सी रीट जारी करवाता है कोर्ट से, बंदी प्रतिरक्षण रीट। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर इसके गिरफ्तारी के नियम से कोर्ट संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट उसको आजाद करने का या छोड़ने का भी आदेश दे सकती है। दूसरा क्या है, परमादेश। दूसरा रीट क्या होता है, परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम क्या करते हैं, आदेश देते हैं। इस रीट के माध्यम से दोनों न्यायालयों को क्या अधिकार किया जाता है, इसमें यह होता है जब कोई अधिकारी, क्या है, कोई अधिकारी या पदाधिकारी किसी पद पे आसीन व्यक्ति जो है अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है, या अधिकारी अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है। क्या नहीं करता है, दायित्वों का पालन नहीं करता है, तब ये रीट जारी की जाती है। पालन नहीं करने पर कौन सी रीट जारी की जाती है, परमादेश जारी किया जाता है। समझ रहे होंगे इसको। और दोनों चीजों को समझते हुए चलिएगा, साथ साथ में एकदम समझते हुए चलिएगा, क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं। रीट का टॉपिक बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले परीक्षा में भी रीट को काफी महत्व देके 2 बार तो परमादेश ही पूछा हुआ है, 2 बार करीब परमादेश ही पूछा हुआ है। इसलिए रीटों को आप ऐसे नहीं मान के चलेंगे कि अरे ये कहाँ दिया है सिलेबस में,
आपको सिलेबस में अगर पॉलिटी में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का सिलेबस में जिक्र है तो रीट पूछने का उसको पूरा अधिकार है, वो पूछेगा। फिर आप उसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कहते पूछने के लिए, ये क्यों पूछ लिए, ऐसा आप नहीं कहेंगे। फिर देखिए तीसरा होता है प्रतिषेध। तीसरा क्या है? प्रतिषेध। अब ये शब्द से ही लग रहा है किसी चीज को रोकने की बात है। तीसरा क्या कह रहा है? प्रतिषेध की बात कर रहा है। अब क्या है? ये निचली अदालतों के लिए जारी किया जाता है। किसके लिए? निचली अदालतों के लिए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि नीचे की जो अदालतें होती है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके सुनवाई कर देती हैं। उस सुनवाई को रोकने के लिए कौन सा रीट जारी होता है? प्रतिषेध रीट जारी कर देता है। दोनों न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। फिर इसके बाद चौथा क्या होगा? अधिकार परीक्षा। चौथा क्या है? अधिकार परीक्षा। इसका मतलब क्या होता है? किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा का मतलब क्या है? किस अधिकार से? किस अधिकार से। शाब्दिक अर्थ इसलिए बताते चल रहा हूं कि आपको ये समझ में आए। इसमें क्या होता है कि कानून से, नियम के विरुद्ध जाके अगर कोई व्यक्ति या कोई पदाधिकारी ये काम करता है तो उससे ये रीट जारी करके ये पूछ लिया जाता है कि आप किस अधिकार से इस कार्य को कर रहे हैं। यानी कि किसी चलते हुए कार्य को रोकने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा रीट जारी की जाती है। अच्छा, अब अंतिम रीट क्या है? अंतिम रीट का नाम उत्प्रेषण। अंतिम रीट क्या है? उत्प्रेषण। अब इस उत्प्रेषण नामक रीट में क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ठीक, इसमें लगता है कि कोई व्यक्ति, जब न्यायालय को ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, मतलब गलत पद पे नियुक्त होने पर, गलत पद पर नियुक्ति, गलत पद पर नियुक्ति, यानी गलत पद को अगर इसको हटा के यहाँ पद पर गलत नियुक्ति, पद पर नियुक्ति किसकी? गलत नियुक्ति। अगर किसी पद पे कोई गलत नियुक्ति हो जाती तो उसके लिए कौन सा रीट जारी किया जाता? उत्प्रेषण नामक रीट जारी किया जाता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि रीट कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी रीट होती है। ठीक, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद ये मूल अधिकारों का हमारा टॉपिक एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त हो चुका है। और इसमें कुछ एक प्रश्न जो बाकी बचे रह गए थे पिछले वीडियोस के, वो भी क्लियर करके देख लेते हैं। तो इस पे बात हुई थी संविधान अस्पृश्यता का उन्मूलन, आर्टिकल 17, इस पे बात हुई थी पिछले में। अगला क्या है? भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? इस पे बताया था मैंने आपको, आर्टिकल 29 होगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से भाषण एवं अभिव्यक्ति, इस पे बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था। इसके सारे टॉपिक को खोल के बताया भी गया था। अब ये देखिए, ये दोनों किस में आ जाएगा? समानता के अधिकार में है, ये समानता में। ठीक, ये अवसर, आर्टिकल 16 अवसरों की समानता से, किसकी? अवसर की समानता देता है। और ये विधि के समक्ष समानता देता है। ये आर्टिकल 20 क्या है? गिरफ्तारी वाला, बंदी वाला बताए थे इसको। तो आर्टिकल 19 बचा, ये किससे संबंधित है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगले प्रश्न पे जाते हैं, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा का अधिकार प्रदान करता है? ठीक, ये भी आर्टिकल 21 होगा इसका। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर आप वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसका भली भांति ज्ञान होगा। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? समानता में कहां से था? 14 वाला, 14 से। संपत्ति का अधिकार मैंने आपको बताया, इसका लोप हो गया था, तो ये मूल अधिकार रहा ही नहीं है। इनमें से कोई नहीं, होगा ही नहीं। कौन सा बचा? धर्म की स्वतंत्रता से। मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल 25 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या बताता है आर्टिकल 25? एक रिवीजन छोटा सा हो जाए। क्या कहता है? धर्म का प्रचार। क्या है? धर्म का प्रचार। आप जिस धर्म को मानते हैं उसका प्रचार कर लीजिए। और दोस्तों, आप धरती के किसी भी धर्म से संबंधित हो, इस पूरे धरती पे आप किसी भी धर्म से संबंधित हो, आपको पर्यावरण बचाने का संदेश हर धर्म देता है। यही संदेश मैं भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा कि पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को वही देके जाएंगे जो हम बनाएंगे। यदि हम एक गंदा पर्यावरण बनाएंगे तो उसे गंदा पर्यावरण देके जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को एक गंदा और मलिन पर्यावरण देंगे। इसलिए पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह एफएससी चैनल पे अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक शेयर से किसी के एक दो प्रश्न सही हो जाएंगे दोस्तों, और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यकीन मानिए, सिलेक्शन से बड़ी खुशी इस धरती पे कुछ नहीं है। तो अब शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।